हाउ सेफ आर वी इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक? जितने भी बिल्डिंग गिरे हैं उस बिल्डिंग के अंदर डिज़ाइन से ज़्यादा डिटेलिंग में या तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे गए। अगर हमको रेटिंग देनी होती है वडोदरा के डेवलपर्स को आउट ऑफ 5, इन बड़ौदा देर आर गुड डेवलपर्स बट ऑल डेवलपर्स आर नॉट गुड। तो आप मुझे क्या एडवाइस देना है कि मैं रियल एस्टेट में और क्या कर सकता हूँ? यू आर डूइंग वेरी गुड, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के लिए तो आप बहुत ही कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, आप जब भी कोई घर खरीदने जाते हैं या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो डेवलपर के साथ आप कई सारे सवाल पूछते हैं और पूछने भी चाहिए कि वेरिएंट क्या है, कॉस्ट क्या है, एमिनिटीज़ क्या है, लोकेशन क्या है। वास्तु भी आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन कोई भी जो बायर होता है आम तौर पर वो ये नहीं पूछता कि मेरा स्ट्रक्चर जो है इस बिल्डिंग का वो कितना ज़्यादा मजबूत है। भगवान 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 ना करे अगर कोई भी अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बन जाए तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सर्वाइव कर पाएगा या फिर कि नहीं। तो जो स्ट्रक्चर की बात होती है आज हम उस पर ये स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं। एंड आई हैव वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल स्पीकर्स टुडे। हिज नेम इज़ मिस्टर हितेश वोरा। ही लीड्स व्योम कंसल्टेंट्स। और सर, मैंने एक छोटा सा सर्वे भी किया था कि इस टॉपिक में मैं किसको इन्वाइट करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर लोगों ने आपका ही नाम लिया। थैंक तो इस पर जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स। तो सर, मुझे बताइए कि ये स्ट्रक्चर डिज़ाइनर आप कहते हैं अपने आप को, व्हाट इज़ द एक्चुअल रोल? आप करते क्या हो सर? सो बेसिकली आशीष भाई, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर इज समथिंग जो आपकी बिल्डिंग खड़ा रह सके उसके लिए उसकी डिज़ाइन करें। लाइक अ बीम, कॉलम, फाउंडेशन, all the elements are designed by us. So we decide what kind of foundation is there. We decide the size of the column, size of the beam, what kind of steel we put inside. So ये सब कुछ हम, you can say कि we are the skeleton of the building. अच्छा। So जैसे आपकी बॉडी के अंदर if you want to stand, आपका skeleton is important. The same way कोई भी बिल्डिंग को खड़ा रहने के लिए कोई भी बायर ये तो नहीं पूछता है कि मेरा बीम कितना वाइड है, कितना चौड़ा है, सर अदर उल्टा है, बायर ये पूछते हैं कि ये क्यों दिख रहा है। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग को बहुत ही साइड में कर दिया है विजुअली। एवरीबडी थिंक्स के आर्किटेक्चरली बिल्डिंग अच्छा दिखना चाहिए। नोबडी आस्क। अर्थक्वेक के बाद काफ़ी लोग पूछते हैं द इंजीनियरिंग काइंड ऑफ पीपल, बट इन जनरल एवरीबडी वांट्स कि मेरे बिल्डिंग के अंदर एस्थेटिक्स मेरे अच्छे दिखने चाहिए, बाकी कॉलम्स भी कहीं ना दिखे, बीम भी कहीं ना दिखे और बिल्डिंग ऐसे ही खड़ा रहे। क्या रादर देन मैं उल्टा बोलता हूँ कि बॉस प्लीज देखो, बेसमेंट में जाओ, कॉलम की साइज देखो, कॉलम बीम की साइज देखो एंड खुद की सेफ्टी को अच्छी तरह से चेक करो। क्या बात है, वेरी नाइस। सर, एक मेरा बहुत बड़ा कंप्लेन है वडोदरा में। कंप्लेन तो क्या कहूँ, ये अक्रॉस पूरे देश में ही दिखाई देता है कि बिल्डिंग एस्थेटिकली बहुत अच्छी दिखती है, एलिवेशंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसी बिल्डिंग 3 से 5 साल पुरानी हुई उसमें क्रैक्स का प्रॉब्लम आता है, भेज का प्रॉब्लम होता है। और मोर सो मुझे ये अनफॉर्चुनेटली वडोदरा में दिखता है क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो ये क्यों होता है सर, ये कैसे हो सकता है ये? सो बेसिकली आशीष, क्रैक्स आना इट इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन द एज, बिकॉज इन जनरल वी डिज़ाइन एनी बिल्डिंग फॉर 50 ईयर्स मिनिमम। करेक्ट, हाँ। तो वो इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि वो 3 से 5 साल हो या 10 से 15 साल हो। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी डू एग्जीक्यूशन। सो इन जनरल वी रश कंस्ट्रक्शन। काफ़ी टाइम हम लोग काफ़ी प्रोसीजर एग्जीक्यूशन की साइड ट्रैक कर देते हैं। हम लोग सीधा कंस्ट्रक्शन पे मेन चीज़ों पर ही फोकस करते हैं, छोटी छोटी बातों पर फोकस नहीं करते हैं। हम लोग क्योरिंग को अवॉइड कर देते हैं, एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी को अवॉइड कर देते हैं। हम लोग क्योरिंग का जो टाइम है उसको छोड़कर हम लोग उसके आगे का कंस्ट्रक्शन थोड़ा फास्ट ट्रैक कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण हम लोग, आप जो भी देख रहे हो, इन जनरल यू आर नॉट सीइंग अ स्ट्रक्चरल क्रैक। It is more of a masonry cracks, which is like बेज या क्रैक्स, छोटे एरर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रहते हैं। हाँ, वो सब चीज़ों में, क्योंकि इन जनरल बड़ौदा के अंदर जो डिज़ाइंस हो रही हैं स्ट्रक्चर्स, उसमें ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग स्ट्रक्चरल क्रैक्स दिखे, लेकिन आपको जो बड़ी विजिबल वो स्पाइडर टाइप क्रैक दिख रही है, इट इज़ मोर ऑफ अ मेसनरी। एक चीज़ ये भी है कि बड़ौदा में रिसेंटली अगर आप देखो लास्ट 5 साल के अंदर हम लोग सीमेंट ब्लॉक का यूज़ काफ़ी बढ़ गया। अर्लियर वी यूज टू यूज़ ब्रिक के यूनिट्स बहुत छोटे होते हैं, तो वो छोटे छोटे यूनिट बाइंड करके बनाते थे, वहाँ पर क्रैक्स की प्रॉब्लम्स कम थी।
लेकिन अब नाउ व्हेन वी आर यूजिंग अ AAC ब्लॉक विच इज़ अ वेरी गुड फॉर बिल्डिंग, इट इज़ अ लाइट वेट ब्लॉक एंड उसको बिल्ड अर्थक्वेक में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, फाउंडेशन में भी हेल्प मिलती है, बट उसको एग्जीक्यूट करने की प्रोसीजर इज़ डिफरेंट. सो दैट वो जब एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पर हमें कोपिंग्स बनानी है एवरी मीटर, फिर लेफ्टरल स्पैन हमें कॉलम देना है, वहाँ पर चिकन मेस मारनी है. अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर स्किप हो जाती है ना, उसके कारण आपको ये क्रैक्स ज़्यादा दिखती है. सर मैंने तो टर्म्स ही ये सब पहली बार सुने हैं, तो ये जो लेमैन जो खरीदने जाएगा उसको तो नहीं पता होगा ये सब चीज़. ये तो बहुत इंजीनियरिंग टर्म्स है इफ़ आई में से. सो इंजीनियरिंग टर्म भी नहीं है. अब इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. ब्रिक यूज़ करते थे, उसकी जगह पे हम लोग AAC ब्लॉक यूज़ करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड टेक्निक. उसका अच्छा फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करने के टाइम पर जब अपने डेवलपर्स होते हैं, उनके इंजीनियर्स होते हैं, उनको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो काम करने के टाइम पर क्या यूज़ करना चाहिए, हम लोग वहाँ पर कोपिंग कहाँ देना चाहिए, चिकन मेस कहाँ मारना चाहिए. अगर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आई थिंक यू विल नॉट सी दैट काइंड ऑफ क्रैक्स. एंड आई एम श्योर कि ये शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी. नाउ डेज डेवलपर्स आर डूइंग इट करेक्टली, और अब धीरे धीरे वो नई बिल्डिंगों में वो प्रॉब्लम्स कम है. प्रॉब्लम्स कम, काफ़ी कम है. एक ये भी टर्म स्ट्रक्चर में माना जाता है कि सॉइल टेस्टिंग. ये मैंने थोड़ा पॉडकास्ट करते करते मेरे कानों में बहुत टाइम पड़ा है. तो एज अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर व्हाट इज सॉइल टेस्टिंग इन सो सिंपल सॉइल टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग कहीं पे भी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, सो वी हैव टू सी कि उस बिल्डिंग के पर्टिकुलर लोकेशन पर उसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कितनी है. अच्छा. इफ आई पुट इट वेरी सिंपली, वो पर स्क्वायर मीटर में कितना लोड ले सकता है. अच्छा. सो वो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी पता लगाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू अ सॉइल टेस्टिंग. ओके. So we do a bore, which is like a 10, 12 meter, 18 meter or 25 meter. In general, for high-rise building, we do 25 meter. जब वो हम लोग बोर लेते हैं, उसके बाद देर आर अ प्रोसीजर ऑफ द टेस्टिंग, एंड देन विल गेट टू नो कि यहाँ पर कौन सा फाउंडेशन करना पड़ेगा और व्हाट काइंड ऑफ सॉइल बेरिंग कैपेसिटी वी आर हैविंग. उस बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं. अच्छा. ये बहुत ही ज़रूरी है. और कभी कभी तो पास की दो बिल्डिंगों के अंदर अलग अलग सॉइल कैपेसिटीज़ मिलती हैं. अच्छा. पहले के ज़माने में पीपल यूज टू टेक लाइक कि एक सॉइल रिपोर्ट है ना, वो आसपास की 10 बिल्डिंगों में वही यूज़ हो रहा है. बट नाउ डेज बिल्डर्स आर डूइंग टेकिंग इट वेरी सीरियसली. और कभी कभी तो ये चीज़ ऐसे भी होती है कि अब मैं बड़ौदा की बात करूँ, सो द स्टैंडर्ड इन जनरल वी आर गेटिंग अ SBC 20 टन. अच्छा. ओके. बट कहीं पे 16 भी मिलती है, कहीं पे 25 भी मिलती है. अच्छा. सो अगर कोई बंदा बिना सॉइल टेस्ट किए बिना अगर 20 यूज़ कर रहा है और वहाँ पर 25 है, सो दैट विल बी अनइकोनॉमिकल टू हिम, बिकॉज जितनी ज़्यादा कैपेसिटी उतना छोटा फाउंडेशन. करेक्ट. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल मैथ्स, बट सॉइल टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन गेट टू नो कि पानी कितना नीचे आ रहा है. सो जब हम लोग बेसमेंट निकालते हैं तो बेसमेंट में भी नीचे वाटर टेबल कहाँ पर है. अच्छा. उस टाइप पर फाउंडेशन हमें राफ्ट देना है या पाइल देने हैं या आइसोलेटेड फाउंडेशन देना है. इसमें अगर मैं वडोदरा की बात करूँ तो लोकेशन वाइज भी इसमें चेंजेस हो गए. Soil से अलकापुरी का अलग हो गया या सेवासी का अलग है या न्यू अलकापुरी का कुछ अलग है. सॉइल से कि कैपेसिटी वाइज बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन वाटर टेबल वाइज बहुत है. अच्छा. सो अगर मैं OP रोड से अटलादरा की तरफ जाता हूँ तो मुझे पानी बहुत हाई मिलता है. अच्छा. मैं तरसाली की तरफ भी जाता हूँ तो मुझे पानी हाई मिलता है. अच्छा. वही चीज़ मुझे OP रोड से अगर इस तरफ आऊँ, साराबाई के अंदर मुझे 2 बेसमेंट तक 30 फुट तक पानी नहीं मिलता है. अच्छा. सो अगर मैं वापस तो टुवर्ड्स पानी ईस्ट जाऊँ, ज़्यादा होना अच्छा होता है या नहीं होना? सो आई थिंक इट इज़ नॉट अच्छा या बुरा, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट इन वाटर. सो अगर एक्सकेवेशन के टाइम पर अगर हमें पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू अ कंस्ट्रक्शन. कंटिन्यूसली डी वाटरिंग शेल बी डन और डायाफ्राम वॉल शुड बी टेकन. तो ये बट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि सॉइल टेस्टिंग करो, पता चलाओ कि पानी कहाँ पर है और उसके हिसाब से डिज़ाइन करो. सो आपको एक्सकेवेशन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. और इन जनरल आप देखते हो काफ़ी बार कैसा होता है कि आप कहीं पे एक्सकेवेशन कर रहे हो, वो पास वाले सोसाइटी की बाउंड्री वॉल गिर गई है, पास वाली. सो ये सब चीज़ें इसलिए बिकॉज हम लोग एक्सकेवेशन करने से पहले ये सब चीज़ ध्यान नहीं रखते. अगर हमें सब कुछ पता है, सो वी कैन अवॉइड ऑल दिस थिंग एट द साइड. Now I think technically also we are much more sound than what we were 10-15 years back. हर चीज़ में. I think after 2000 earthquake, everybody has took structure very seriously. Even the government has taken it very seriously. The codes have been changed. Earlier we used to use IS 456 only, but nowadays the detailing code, the earthquake code, and they are continuously updating it. अच्छा. So nowadays it's way better than earlier. ओके सर, यू स्पोक अबाउट अर्थक्वेक. अभी कई साल पहले जो हमने गुजरात में सबसे खतरनाक अर्थक्वेक देखा था, दैट टाइम गुजरात वाज मच मोर हॉरिजॉन्टल. अभी आज की तारीख में वी सी अ लॉट ऑफ ह्यूज वर्टिकल स्ट्रक्चर्स.
10 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग वडोदरा में भी अभी बहुत कॉमन हो गई है. वी हैव गॉन टू 15 फ्लोर्स, सर्टन केसेस इवन हायर देन दैट. हाउ सेफ आर वी इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर टुडे if I talk about Vadodara or per se Gujarat? So if you talk about the earthquake, so what we do is, as a structural designer, we design an earthquake resistant building. Nothing can be earthquake proof because this is the imaginary road. वो कहाँ पर कितना आएगा वो हमें पता नहीं है. But as of now, Vadodara and Ahmedabad, we are into zone 3. तो हम लोग जब भी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो वी आर टेकिंग अ कंसिडरेशन, कोडल प्रोविज़न है, उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं. अर्थक्वेक के बारे में पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो इट इज़ नॉट द डिज़ाइन, फ्रेंकली स्पीकिंग इज़ मोर अबाउट द ड्रिलिंग. अगर मैं 2001 के अर्थक्वेक की बात करूं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर हुआ था कच्छ में. अच्छा. राइट, एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम कच्छ. उसके बाद इस रीजन में प्रॉब्लम हुआ था अहमदाबाद में. जितने भी बिल्डिंग गिरे हैं उस बिल्डिंग के अंदर डिज़ाइन से ज़्यादा डिटेलिंग में या तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे गए. तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं, एकदम बेसिक, इट मीन्स लेमैन कैन अंडरस्टैंड इज, हम लोग स्टील के अंदर, हम लोग बीम या कॉलम के अंदर एक स्टील का बार कम डालेंगे ना, उससे बिल्डिंग इतना जल्दी नहीं गिरता. लेकिन वो बार एट द एंड ऑफ जंक्शन किस तरह से बाउंड किया हुआ है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. करेक्ट. पहले हम लोग ये कॉलम है, ये बीम है, वहाँ पर सीधा ये एल छोड़ देते थे. अब जब अर्थक्वेक आता है तब ये बीम और कॉलम ही अलग हो जाता है. अब अलग हो जाता है तो बिल्डिंग खत्म हो गया. अगर उसमें एक स्टील कम है तो कहीं पे बैंड होगा, क्रैक आएगी, ऐसी प्रॉब्लम होगी. लेकिन अगर डिटेलिंग सही है तो बिल्डिंग नहीं गिरेगा. तो जितने भी प्रॉब्लम कच्छ में हुए थे, बिकॉज मैं एक बिल्डिंग में था, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई. इट वाज अ बेसमेंट G+3 बिल्डिंग. आई थिंक विद इन 15 सेकेंड्स वो बिल्डिंग 15-17 फुट के अंदर पूरी बिल्डिंग आ गई. आई हैव लॉस्ट मेनी पीपल हु आर माई रिलेटिव्स. सो 8 से 10 लोग फ्रॉम द सेम बिल्डिंग, एंड उसके आसपास हुए 8-10 लोग, और ओनली 3 वर सर्वाइव्ड, एंड आई एम वन ऑफ देम. तो मैंने अर्थक्वेक को बहुत ही नज़दीक से देखा है, एंड आई स्टिल फील के लोग एग्जीक्यूशन में अर्थक्वेक डिटेलिंग को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना डिज़ाइन में तो अभी आशीष भाई, आई थिंक एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ इट. सो आई थिंक इन एज अ डिज़ाइनर गुजरात इज इन अ वेरी गुड हैंड्स. बट एग्जीक्यूशन वाइज आई थिंक वी कैन इम्प्रूव, वी कैन स्टिल गेट बेटर. सर, अगेन कमिंग बैक टू द, ये पॉडकास्ट का जो मेन रीजनिंग है वो यही है कि हमारे जो एंड बायर्स है, जो अभी आप रियल एस्टेट मार्केट देखेंगे, वो घर खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं. कौन से सवाल हैं विच आर वेरी आइडियल एंड अ रियल एस्टेट बायर शुड आस्क द डेवलपर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर? कि ये मैंडेटरी क्वेश्चंस, जैसे सबको अच्छा लगता है कि मेरा व्यू बहुत अच्छा हो, एमिनिटीज़ क्या हो, एवरीवन लाइक्स दैट, एस्थेटिक्स में सभी लोग करते हैं, लेकिन एज अ बायर कौन से वैलिड क्वेश्चंस पूछने चाहिए फॉर स्ट्रक्चर? सो आशीष, इसमें ना देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. एक चीज़ है वो कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है, दूसरा है कि वो कितना खुद जान रहा है. करेक्ट. बिकॉज ये क्वेश्चंस तो पूछ लेगा जानता है कि आज सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आपने करवाया नहीं करवाया, स्ट्रक्चर. सो मेरे हिसाब से अगर वो खुद नहीं जानता है तो मैंने रिसर्च किया तो मेरे को सॉइल टेस्ट नाम की एक चीज़ मेरे कान में पड़ी कि भाई ये पूछना स्ट्रक्चर डिजाइनर है, तो वो बेचारा जो एंड बायर है वो कहाँ से पूछे? सो नाउ ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. एक पहली चीज़ अगर मैं सीधा आंसर दूँ तो पहली चीज़ पूछनी चाहिए, हु इज़ अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर. अच्छा. कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने कौन से बिल्डिंग बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, और अगर ये हाई राइज है तो उसका हाई राइज का एक्सपीरियंस है नहीं है. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो एकदम ईजिली आप स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं. करेक्ट. दूसरा, अगर सिविल इंजीनियर है, उसको समझ में आता है तो वो पूछेगा कंक्रीट का ग्रेड कौन सा है, सॉइल टेस्ट कौन सा है, दीज दैट. अगर वो ये सब कुछ नहीं कर सकता तो ही विल बी ऑल्सो इन कन्फ्यूजन, एंड ही विल मेक दैट सेल्स गाय और द डेवलपर गाय इज ऑल्सो इनटू कन्फ्यूजन. सो बहुत सीधी चीज़ है. एक, आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, एट द सेम टाइम आप डेवलपर का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखो. एक बार साइट पे जाके आओ, आप उनकी एग्जीक्यूशन टीम से मिलो, यू आस्क देम कि क्वालिटी में क्या चेक करते हैं, क्या नहीं करते हैं. इफ़ यू आर गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम दैट, देन इट इज़ इनफ. बट अगर कोई नया डेवलपर है, उसके पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो सिर्फ विजुअल अपीयरेंस से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना इज़ अ डिफिकल्ट थिंग. Correct. Okay, in Baroda there are good developers, but all developers are not good developers. So that's सही बात है. सर, आपने सब कुछ डिज़ाइन करके दे दिया, आर्किटेक्ट के साथ आपका सब कुछ हो गया, यू डिसाइड ऑन द लेंथ, ब्रेथ और वॉट एवर दैट यू कॉल इन टर्म्स ऑफ फाउंडेशन. अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उसके बाद में आपका रोल क्या होता है? हाउ डू यू डू दिस डे टू डे चेक्स? so I'll tell you. So what I understand is design is 30%,
and 70% is the execution. So हम लोग in general what we do is जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं तब we meet and sit with that execution team. We'll make them understand कि हमने क्या डिज़ाइन किया है, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से चालू करना है, एक्सकेवेशन डेप्थ कहाँ तक होनी चाहिए, सब कुछ करते हैं. उसके अलावा ऑन द वेरी पीरियोडिक वे हम लोग फाउंडेशन, स्लैब, कॉलम सब कुछ चेक करने के लिए जाते हैं. सो वी डू चेक दैट स्टील हमारी डिज़ाइन के हिसाब से है या नहीं है. वी आस्क देम टू सबमिट द क्वालिटी रिपोर्ट्स, क्यूब स्ट्रेंथ, स्लम टेस्ट, RMC कौन सा आ रहा है. सो देयर आर मेनी थिंग्स विच कैन बी चेक्ड एंड वो हम लोग रेगुलरली करते हैं. और उस तरह से वी आर, दो चीज़ें होती है. एक तो हम लोग काफ़ी अच्छे कनेक्शन में रहते हैं बिल्डिंग के, वी अंडरस्टैंड के प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है. और अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा है जहाँ पे रेड फ्लैग है, सो वी कैन टॉक टू द डेवलपर एंड वी कैन सॉर्ट इट आउट. तो हम लोग रेगुलरली इन जनरल हमारी डिज़ाइन टीम और डेवलपर की साइड टीम अच्छे कॉन्टेक्ट में रहते हैं और कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन. जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं ये भी आपने ही डिजाइन किया. Yes, मतलब yes, मेरा yes. स्टूडियो सेफ जगह पे तो है, स्ट्रक्चर अच्छा है ना. बहुत अच्छी तरह से. यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग की ऐसी. सर, एक जो नॉर्मल घर पे बैठता है उसके बीम में अगर कुछ क्रैक वगैरह आ जाए, ओके, एज अगेंस्ट द बिल्डिंग के उसमें, तो किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये थोड़ा डेंजर साइन है, ये थोड़ा रेड फ्लैग है, इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा, या यू हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस फॉर दैट. हाउ डू वी आइडेंटिफाई दोज थिंग्स? सो देयर आर टू थिंग्स. एक चीज़ है जो हेयरलाइन क्रैक्स है. सो एज अ कॉन्क्रीट मटेरियल ऐसा है जहाँ पर हम लोग फ्लैश यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर जिप्सम का कंटेंट है, वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलने के कारण देयर विल बी सम हेयरलाइन क्रैक्स विच इज़ परफेक्टली ओके. अगर कहीं पे आपको छोटी मोटी स्पाइडर क्रैक दिख रही है कंस्ट्रक्शन के अंदर विच इज़ द हेयरलाइन, जो डीप में नहीं जा रही है, इट इज़ ऑन द सरफेस, तो आइदर प्लास्टर में या कहीं पे RCC में भी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन कहीं पे भी आपको कंटिन्यूस क्रैक दिखे, वो थ्रू एंड थ्रू दिखे, अगर वो 45 डिग्री हो, कंटिन्यूस एक डायरेक्शन में जा रही है, सो देन यू हैव टू आस्क योर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के बॉस ये क्या हो रहा है. कहीं पे भी वो हेयरलाइन क्रैक थ्रू एंड थ्रू नहीं हो सकती, कहीं पे भी वो कंटिन्यूस नहीं हो सकती. करेक्ट. तो अगर ऐसा कुछ भी है देन यू हैव टू कॉल योर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर और द कंसर्न पर्सन के बॉस देयर इज सम रेड फ्लैग. अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ओके, और कई सारे लोग ऐसे ही होता ना कि आई नो इट ऑल, मुझे पता है, तुम सब 80% लोग ऐसे. 80% ऐसे ही है कि ये दीवार तोड़ दी, यहाँ से बीम गायब कर दिया, ये कर दिया. तो ऐसे केसेस में मतलब क्या किया जा सकता है? यू नो, इफ आई मेक एनी structural changes, how dangerous it is for the overall structure? So two things, I'll put it in a two different parts. One is the building and the bungalow. Okay. So in general, there are two type of design. One is a frame structure, one is a load bearing structure. When the frame structure is there, then loading सीधा slab से beam पर, beam से column पर और column से foundation पे जाता है. अच्छा. इस पूरी सिस्टम के अंदर कहीं पे वॉल इन्वॉल्व नहीं होती. करेक्ट. ओके. सो उसमें आप कहीं पे भी आप फ्रेम स्ट्रक्चर हो तो कहीं से भी आप दीवार निकाल सकते हो, बाद में बना सकते हो ऑब्वियसली लोडिंग अगर कंसिडर किया है तो यू कैन नॉट पुट इट लाइक एनीवेयर. बट इन जनरल हाई राइज बिल्डिंग या जो भी बिल्डिंग सब फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें कहीं पे भी कोई दीवार का कोई रोल नहीं होता एज फार एज लोड बेरिंग इज कंसर्न. लोड वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होता. तो हम लोग बिल्डिंग के अंदर कहीं पे भी कोई दीवार निकालनी हो तो निकाल सकते हैं. लेकिन आई एम हैविंग अ बिग प्रॉब्लम विद द इंटीरियर डिज़ाइनर्स. दे डोंट अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है. तो काफ़ी बार AC के लिए कोर कट कर देते हैं वो लोग, अपने हाइट बढ़ाने के लिए, फॉल सीलिंग को ऊपर ले जाने के लिए फायर, AC, केबल, सो किसी को भी पूछे बिना कोर कट कर देते हैं. और ऐसा भी होता है कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि वो कोर कट करने के टाइम पर वो स्टील को भी काट देते हैं. सो ये चीज़ें मेजर एक्सीडेंट कर सकती है. सो आप अगर कहीं से भी दीवार निकाल रहे हो बिल्डिंग में, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, निकाल रहे हो तो. लेकिन कहीं पे भी आप कोर कटिंग कर रहे हो या कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर को छेड़ रहे हो, वहाँ पर प्रॉब्लम है. नाउ आई विल कम टू द बंगलोज के अंदर आज भी लोग लोड बेरिंग और फ्रेम दोनों करते हैं. देर आर बंगलोज जिसके अंदर वॉल लोड लेती है. तो उस टाइम पर अगर कोई वॉल निकालनी है देन वी हैव टू कॉल अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर. अगर पॉसिबल है तो ही निकालना चाहिए, विदाउट आस्किंग नहीं निकालनी चाहिए. अगर वो निकालने से ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफॉर्मेशन. अगर इफ एनीवन इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट और कल कोई ऐसा तोरम खान हुआ कि नहीं मने तो बद्दू आवड़े छे, मैं ही सब कुछ करूँगा, तो आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस दोगे एज अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर? सर, पहले तो मैं ऐसे लोगों को बताऊंगा कि विदाउट आस्किंग स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स और डेवलपर कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए. दूसरी बात, आफ्टर अर्थक्वेक मैं ये भी बताऊंगा इवन डेवलपर्स को कि लोड बेरिंग कुछ भी नहीं करना चाहिए.
विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रक्चरल सिस्टम, बिकॉज इफ यू आस्क मी, हम लोग आई थिंक 22-25 स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं बंगलोज की। हमारी एक भी बंगलो हमारा लोड बेरिंग नहीं है। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि बस फ्रेम स्ट्रक्चर ही चाहिए जो अर्थक्वेक में अच्छा बिहेव करे। जैसे हम लोग बिल्डिंग कर रहे हैं वैसे ही हम लोग बंगलो करें। उस टाइम पर फिर कोई भी दीवार बाद में हो पहले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कुछ निकालना हो, बाद में कहीं पे एडिशन करना हो, तो ये चीज़ें ईजी हो जाती है। तो आई थिंक वी ऑल शुड गो विद द फ्रेम स्ट्रक्चर फिलोसॉफी ओनली। लोड बेरिंग वो इकोनॉमिकली भी उसमें फ़र्क तो पड़ता नहीं सर, नहीं है। अभी आज जो रेट में ब्रिक मिलती है, आज हम लोग पर एम क्यूब की बात करें तो 5,000 रुपये में आरसीसी आता है और 6,000 रुपये के अंदर ब्रिक होती है। सो कहीं पे भी आप एक दूसरे को यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर कोई फाइनेंशियली फ़र्क नहीं है। बट दिस अ ओल्ड मेंटालिटी, जब ब्रिक 2 रुपये 3 रुपये की थी, आज 7 रुपये की ब्रिक है। तो आज ब्रिक और आरसीसी में कोई फ़र्क ही नहीं है। पहले ऐसा होता था कि नहीं, जहाँ पर हम लोग आरसीसी करेंगे और ब्रिक करेंगे तो ब्रिक में कुछ सेव हो जाएगा। आजकल हम बहुत, ये मैं डेवलपर के साथ भी बात करता हूँ, उनको समझाता भी हूँ कि बस आप एक बार एस्टिमेट निकालो, आपको फ्रेम स्ट्रक्चर सस्ता पड़ेगा। इट इज़ द ओल्ड मिथ कि आपको लोड बेरिंग वाला सस्ता पड़ता है। और आजकल तो सर मॉडिफिकेशन बिकते हैं। इफ़ यू लास्ट, आज के बायर जो हैं उनको बहुत ही मॉडिफिकेशंस चाहिए होते हैं, उनको हर चीज़ में चेंज करना होता है। किसी को बाथरूम बड़ा करना होता है, किसी को डाइनिंग और लिविंग मर्ज करना होता है, किसी को बेडरूम में चेंजेस चाहिए होते हैं। अब ये सब चेंजेस, और जब डेवलपर बेचने बैठते हैं तब वो क्लाइंट को जो चाहिए वो देने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। सो रादर टू बी हैव अ फ्रेम स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, मॉडिफिकेशन हो, तो वो इजीली एडजस्ट हो सकता है। और एआई ने और चैट जीपीटी ने सब लोग ये आदतें भी खराब कर दिया, बिकॉज एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो बहुत सारे लोग ये भी ज्ञान आपको देते रहे कि नहीं यार हितेश भाई हमारा तो आऊ छे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने आपको जब नहीं बोला कि जब ये आकर कोई पूछेगा कि आपने सॉइल टेस्टिंग की या नहीं की, लेकिन फिर सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट आप दोगे ना, तो फिर वो क्या देखेगा? अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा लगेगा पढ़ा हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको अगर आप सॉइल रिपोर्ट हाथ में दोगे तो ही कैन नॉट रीड इट। सो इट इज़ बेटर के वो उसी चीज़ में पढ़े जिसको उसको समझ में भी आता है। अगर वो चैट जीपीटी करके आ रहा है, सो वी आर अ डॉक्टर ऑफ बिल्डिंग्स। करेक्ट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पर आपको चैट जीपीटी गूगल करके नहीं जाना है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या मांग रही है। जो एक्सपर्टीज़ है वो एक्सपर्टीज़ है। सही बात है, सही बात है। सर देखो, मैं बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर से काम करता हूँ, आप तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ काम करता हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हमको रेटिंग देनी होती है वडोदरा के डेवलपर्स को आउट ऑफ 5, है ना, इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोग हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे क्वालिटी में, बट ओवरऑल आप किस तरह से मार्केट देखते हैं in terms of the acumen, in terms of the execution of any structure, in terms of Vadodara's real estate? So I'll tell you कि मैं मेरे ही सब क्लाइंटों को वो आउट ऑफ 10 वाली चीज़ें तो मैं नहीं दूंगा कि वो यहाँ पर क्या है, लेकिन I'll tell you कि प्रॉब्लम क्या है। बड़ौदा में बहुत ही कम डेवलपर, देखो कोई भी डेवलपर कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहा है। ही इज़ पुटिंग हिज फुल मनी। ना कभी वो ऐसा बोलता है कि नहीं आप बहुत कम में डिज़ाइन कर दो, स्टील कम कर दो, आरसीसी कर दो, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली दे विल आस्क सर ऑप्टिमाइज करना, हम कमाने के लिए बैठे हैं, यू डोंट गो ओवर द टॉप, एंड ऑब्वियसली दैट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालेंगे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि देर आर मेनी डेवलपर्स हु आर नॉट हैविंग देयर टीम, so they are dependent on somebody for everything. Their supervision is done by somebody else. Their quality checks are done by somebody else. वो टेस्टिंग के लिए सब कुछ बाहर भेजते हैं। अब जब आपके पास ये पूरी सिस्टम नहीं है तब आप एग्जीक्यूशन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, आप पूरा पैसा डाल रहे हो। यानी कोई भी यहाँ पर आज हम लोग एक साथ 80-90 प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट्स में कहीं पे भी कोई डेवलपर ऐसा नहीं है जो पैसा ना डाले। वो स्टील भी पूरा डाल रहा है, वो कंक्रीट भी पूरा डाल रहा है, लेकिन हर डेवलपर के पास अलग अलग टाइप की एग्जीक्यूशन टीम है। तो काफ़ी टीम ऐसी है जो बहुत यंग रहती है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो वो साइट पर है ना, वो कंक्रीट को सिर्फ इतना समझती है। आई गिव यू एग्जाम्पल, हम लोग आरएमसी यूज़ करते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट, राइट। अब रेडी मिक्स कंक्रीट का उनके वहाँ से निकलना फ्रॉम द प्लांट और यहाँ पर पोर होना, ये 2 एंड एक्सरसाइज है। करेक्ट। लेकिन बीच में कितना टाइम लगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मैं कंक्रीट मिक्स इज डिजाइन फॉर 2 hours एंड अगर वहाँ पर रेडी नहीं था स्लैब और वहाँ पे 4 घंटे खड़े रहा, तो वो आरएमसी मुझे बाहर फेंक देना है, वो मैं स्लैब में नहीं डाल सकता, उसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अच्छा, नाउ दिस shall be known to the people who are executing it. अगर वहाँ पर कोई नया बंदा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने 4 घंटे गाड़ी वहाँ पर खड़ी रखी है, वो जो गाड़ी वाला बंदा है उसने उसमें पानी डाला है, उसको घुमाते रहा है और बाद में उसने पोर कर दिया है। अब जब 14 दिन के बाद या 28 दिन के बाद जब स्ट्रेंथ आएगी तब पता चलेगा कि इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, जो नहीं आने वाली थी, बिकॉज कॉन्क्रीट वॉज डिजाइन फॉर 2 hours एंड इट वॉज प्लेस्ड आफ्टर 4 hours.
तो उसका तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सब होता है सर, मतलब होता सो ये ही चीज़ है कि उसमें पैसा भी नहीं बचता और ऐसा होता है। है। दुख ये चीज़ का है कि अगर डेवलपर पैसा बचा लेते हैं और कुछ करते तो ठीक बात है, वो पैसा भी नहीं बचाते जस्ट बिकॉज के सुपरविजन ठीक नहीं है या टेक्निकलिटीज अच्छी नहीं है, उसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जब प्रॉब्लम होती है एंड देन दे कम टू अस कि सर ये स्ट्रेंथ तो नहीं आ रही है, देन वी हैव टू ब्रेक द स्लैब, वी हैव टू ब्रेक द कॉलम्स। ऐसा हुआ है, हमने काफ़ी कॉलम्स तोड़े हैं, हमने काफ़ी जगह पे एक आध दो जगह पर स्लैब भी तोड़ने पड़े हैं। तो बिकॉज स्ट्रेंथ नहीं आती है तो अगर आप शटरिंग निकालोगे तो दिल भी लाइक अ बैंड, वो क्रैक हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई ऑलवेज फील कि जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जो रेगुलरली काम कर रहे हैं उनको अपनी एक एग्जीक्यूशन टीम बहुत स्ट्रांग बनानी चाहिए, जिसके अंदर हर एक बिल्डिंग के अंदर या हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत सीनियर एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, एंड एवरी बिल्डिंग विल बी हैविंग देयर सुपरवाइजर और इंजीनियर्स। कभी आपको ऐसे काउंसलिंग करनी पड़ी सर किसी डेवलपर की जहाँ पे आपको लगा कि स्किल सेट्स थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं एंड यू हैव टू स्टेप इन? सर आउट ऑफ 10 7 जगह पे मिलने जाना पड़ता है। काउंसलिंग तो मैं उसको नहीं बोलूँगा, लेकिन समझाने जाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। एंड एक चीज़ ये भी है सर कि देयर आर वेरी फ्यू डेवलपर्स हु आर देमसेल्व्स टेक्निकल, तो अब हमें बात भी उनसे ही करनी होती है जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। डेवलपर्स आर फाइन, उनकी नीयत अच्छी होती है, दे आर डूइंग गुड वर्क, बट फाइनली उनकी एग्जीक्यूशन टीम में उनसे ही बात करनी होती है। तो आई नॉट से काउंसलिंग, बट हाँ हम लोग सेशन लेते हैं, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कभी कभी कुछ ट्रिक होना पड़ता है, कभी कुछ तोड़वाना पड़ता है, तो होता है ऐसा। होता है सारी चीज़ें। कभी कभी एक बिल्डिंग के अंदर शुरुआत में ऐसा हो जाए ना तो पूरी बिल्डिंग में नहीं होता। तो शुरुआत में एक बार स्ट्रिक हो जाते हैं ना कि बस ये स्ट्रेंथ नहीं आई, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, तो वो तोड़ना ही पड़ेगा। अब वो एक बार तोड़वाते हैं तो फिर पूरी बिल्डिंग में स्ट्रेंथ आती है अच्छे से। सही बात है। एक सो दे विल नॉट टेक इट लाइटली। हाँ, दे विल नॉट टेक इट लाइटली। सर मैंने आपके प्रोफाइल में देखा बहुत सारे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में आप एज अ डिज़ाइनर काम कर चुके हैं। कौन से स्ट्रक्चर में इट वाज रियली वेरी वेरी चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी यू सॉ ऑन द पेपर, और उसका एंड एग्जीक्यूशन करते करते यार ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया? सो आई डोंट थिंक सो कि एग्जीक्यूशन होते होते कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, लेकिन डिज़ाइन स्टेज के अंदर मेरे पास अभी अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो मेरे पास 3 बिल्डिंग ऐसे हैं जो हमें डिज़ाइन करने के टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे। एक बिल्डिंग है केटन ग्रैंड, जिसके अंदर ऊपर हमारे 22 कॉलम्स है, वो रैक है, यानी 14 फीट वो बैंड है। तो जब पहली बार वो बिल्डिंग आर्किटेक्ट ने हमारे पास लेके आए, आई थिंक इन बड़ौदा 5-7 स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैव सेड कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे रैकिंग कॉलम नहीं हो सकते। उन्होंने वो बुल अर्ज जैसा कुछ शेप दिया था। तो जब हमारे पास आया तब आई एम हैविंग अ इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड, आई एम एक्सेलेंटी, तो हम लोगों के लिए रैकिंग कॉलम इज़ वेरी सिंपल। हम लोग चिमनियाँ बनाते थे और उसको रैकिंग कॉलम से सपोर्ट करते थे। तो हमने कहा सर हो जाएगा। सो वो बिल्डिंग जब एग्जीक्यूट कर रहे थे तब डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ध्यान रखी हमने, कॉलम्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस सिलेक्ट किए, ये किए, एंड दैट बिल्डिंग स्टैंड आउट वेरी वेल। उसके लिए हमें आई थिंक लंदन एक अवार्ड भी मिला। इट वाज द फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंडिया समबडी हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया टू दैट फोरम। बेंटली का अवार्ड हमें मिला। वी डिडंट वॉन, वी वर रनर अप, बट वी वर इन टॉप 3 एंड दैट वाज ऑन द वर्ल्ड वाइड लेवल। सो वो एक चीज़ अच्छी रही थी। हमने एक बालाजी का प्रोजेक्ट किया अटलादरा, वो बिल्डिंग हमने हाफ स्टील में किया है और हाफ आरसीसी में किया है। करेक्ट, हाँ। तो उसके अंदर 40 फुट कैंटिलीवर था, तो इट वाज आल्सो चैलेंजिंग। अभी हमने एक बिल्डिंग सावली में किया है, which is the most challenging till today. It is a 154 meter height. It is a VCV tower. It is a cable manufacturing facility of Sterlite Tower. And वहाँ पे ऊपर 3 मशीन है जहाँ से केबल हैंग होने वाला है। The building is very small in dimension. 60 फीट बाय 60 फीट का बिल्डिंग है, लेकिन 154 मीटर 512 फीट हाइट है। तो वो बिल्डिंग डिज़ाइन करने में और उसको एग्जीक्यूशन 10 महीने में ख़त्म करने में वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। एंड इट वाज आई थिंक इट इज़ द टॉलेस्ट इंडस्ट्रियल भी तो आता होगा ना, बहुत ही मजा, इसी में मजा आता है। कोई आके बोल देगा कि यार ये बोलेगा यार ये तो अभी 5 साल 10 साल पहले किया था, वापस यही करना है, एज अगेंस्ट समथिंग विच इज। सो आपको मैं ये स्टोरी ही, ये 2 मिनट की स्टोरी बताता हूँ। ये बिल्डिंग इज़ स्टरलाइट पावर। तो स्टरलाइट पावर में जब मैं दिल्ली गुड़गांव उनकी ऑफिस में गया था, तो आई थिंक दूसरे जो 3 डिज़ाइनर आए थे, दे वर लाइक 50 साल पुरानी कंपनियाँ, वी वर द यंगेस्ट, एंड वी वर वेरी श्योर कि बस अपने ये दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली है, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ कोट देने के लिए आए हैं, इतनी बड़ी कंपनी में हमें कोई नहीं रखने वाला। तो हम लोग अंदर गया, देन हम लोग वहाँ पे जो प्रोजेक्ट इंचार्ज थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया, एंड देन लास्ट में उन्होंने बोला कि वी हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट इन 2.5 years। अब देन आई वाज सरप्राइज कि आज पहली बार मैंने सुना है कि कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग 2.5 साल की बात कर रहा है, बिकॉज इन जनरल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज़ 9 to 12 months। 12 महीने से ऊपर अगर प्रोजेक्ट कोई जाता है तो वो प्रोजेक्ट वायबिलिटी ही
ख़त्म हो जाती है. सो आई वाज सरप्राइज, सर 2.5 साल, वाई वी कैन डू इट इन लाइक 1 ईयर इज मैक्स. तो उन्होंने बताया कि बॉस किसी ने भी 4 साल पहले ख़त्म नहीं किया है. यहाँ पर एक और टावर बन रहा है, दैट इज़ पॉलीकेप भी बना रहा है वैसा ही टावर, विच इज 2 years प्लस हो गए हैं और अभी तक वो लोग हाफ वे में है. 70-80 मीटर दे आर रेंजिंग. और वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं, डिज़ाइनर भी बड़े हैं और एग्जीक्यूशन कंपनियाँ भी बड़ी हैं. तो तब हमने बोला कि सर ऐसा कैसे, हम लोग आरसीसी में नहीं बनाएंगे, अब 154 मीटर है, हम लोग स्टील में बनाएंगे. अब जैसे ही हमने बोला 12 महीने पहली बार उनको लगा कि बॉस ये मस्ती कर रहा है और इसको कुछ नहीं आता, इसको बाहर भेजो. बट उसको ऐसा लगा कि अगर कुछ हो सकता है तो लेट हिम आस्क. तो उन्होंने मुझे एक बोला कि बॉस अपना होमवर्क कर लो और 10 दिन वापस आओ. सो आई थिंक इन दैट 10 days वी डिड अ गुड होमवर्क. उसके बाद एक प्रेजेंटेशन लेके गए और हमने बताया कि सर ये 12 महीने में हो सकता है. देन इट केम के 12 महीने में अगर हो सकता तो आज तक किसी ने क्यों नहीं किया, और कितने रुपए में होने वाला है, और कौन इसको इरेक्ट करेगा. 154 मीटर ऑफ स्टील बिल्डिंग बड़ौदा में कितने इरेक्टर हैं. सो वो चीज़ करते करते हमें 1 महीना लगा. वी हैव टॉक टू L&T, वी हैव टॉक टू Hyundai, वी हैव टॉक टू JSW, और उन सब से बात करते करते हमें इरेक्टर मिला, वो चीज़ UK कंपनी. हमने डिज़ाइन किया, IIT मुंबई से उसको पास करवाया और पीयर रिव्यू करवाया, एंड सर 10 महीने में वो बिल्डिंग खड़ा हो चुका है. सो सावली के अंदर इट इज़ द टॉलेस्ट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऑफ इंडिया. ये सारी चीज़ें तो बाहर मतलब आती नहीं. वी सी द स्ट्रक्चर एंड वी फील कि अरे यार इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, बट इसके पीछे की जो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं. और लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर व्योम. हमने 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो हमने पहले कभी किए तो नहीं थे, बट हम ऐसा कुछ करेंगे ऐसा सोचा भी नहीं था. हमने एक 5 करोड़ लीटर 50,000 KL की एक टैंक बनाई DCM श्रीराम में, अच्छा, झगड़िया में. तो फर्स्ट टाइम एवर हमने 5 करोड़, इज अ ह्यूज, इट इज लाइक अ लेक, वो हमने एबो ग्राउंड बनाई जिसमें नर्मदा से सीधा पानी आता है, और दैट वेंट वेरी वेल. सो 4.5 महीने में वो बन गई, एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन. हमने यहाँ पर एक एटलांटा इलेक्ट्रिकल, जो नेपच्यून, इफ़ यू नो नेपच्यून, सो देयर इज अ नीरल पटेल, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. सो उनके लिए हमने एक ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री बनाई जिसके अंदर 400 टन की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली क्रेन लगाई, और ये एक 154 मीटर का एक्स्ट्रा लाइट का. ये तीन प्रोजेक्ट हमने एक ही साल में किए, और वो तीनों ऐसा कुछ हमने पहले कभी नहीं किया था, कभी नहीं देखा था. रात को नींद तो अच्छी आती होगी, मतलब ये सब एग्जीक्यूशन होने के बाद यस अच्छी आती है. तब तक 4-5 महीने तो नहीं आती. आप कितना भी अच्छा पेपर पे कर लो, लेकिन एग्जीक्यूशन हो जाना वही इम्पोर्टेंट है, वही मजा है. वडोदरा का स्काईलाइन आप कैसे देखते हो? मतलब अभी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कोई एरिया, कोई प्लॉट, कोई लैंड छूटा नहीं है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैपनिंग, बट फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू हाउ सेटिस्फाइड आर यू? वेदर आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज़ इररिलेवेंट, लेकिन देखने में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बड़ौदा में प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बड़ौदा की स्काईलाइन डेवलप करने की जो आप बात कर रहे हो वो नहीं हो रही, बिकॉज एवरी बिल्डर इज हैविंग देयर ओन टेस्ट. देयर आर मेनी बिल्डर्स जो बहुत ही जल्दी प्रोजेक्ट कर देते हैं, 1.8 FSI यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे कॉर्नर्स पे बिल्डिंग होते हैं जहाँ पर हम लोग 70 मीटर की बिल्डिंग बना सकते हैं, वहाँ पर वो लोग 25 मीटर में ख़त्म करके चले जाते हैं. देयर आर पीपल हु आर लुकिंग. अभी तो बड़ौदा में एक बिल्डिंग जो बन रहा है विच इज़ अ 30 स्टोरी प्लस बिल्डिंग, 70 मीटर की काफ़ी. हमने आई थिंक 11 या 13 बिल्डिंग हम ऑलरेडी 70 मीटर के कर रहे हैं. 11 ख़त्म हो चुके हैं साराभाई कैंपस में, और 2 क्लियर वीहव के हम लोग कर रहे हैं. सो बड़ौदा की स्काईलाइंस बेटर हो रही है, बट कोई भी एक जगह पे नहीं हो रही है. द ओनली साराभाई कैंपस वेयर आई फील के सब बिल्डिंग्स हाई राइज है, उसमें भी एक तरफ का पार्ट तो भी 25 मीटर वाला है, बट बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग बिल्डिंग हो रही है. बिल्डिंग अच्छी दिख रही है, आर्किटेक्ट्स आर डूइंग वेरी गुड रोल, वेरी गुड डिज़ाइन, बट अभी भी वो डेवलपर्स सब लोग एक साथ सोचे, सब लोग हाई राइज की बात करें ऐसा नहीं. अभी भी हम लोग हॉरिजॉन्टल तो फैल ही रहे हैं, हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव लगती है आपको वडोदरा का रियलिस्टिक माइंडसेट? आई थिंक रेट ऑफ द लैंड एंड रेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन आर सो नियर, जिसके कारण कभी कभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही आपकी सेलेबिलिटी में इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसलिए हम लोग खेल नहीं पाते. आज हम लोग दिल्ली और मुंबई की बात करें तो वहाँ पर लैंड की कॉस्ट इतनी हाई है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम अच्छे बिल्डिंग बना सकते हैं. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड योर लैंड कॉस्ट इज़ वेरी नियर बाय. तो आप अगर कहीं पे भी जरा सा भी ऊपर नीचे जाते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. हम लोग एक बिल्डिंग सूरत में कर रहे हैं, एक बिल्डिंग हम लोग मुंबई में कर रहे हैं. वहाँ पर हमें कोई नहीं पूछता कि कौन कैसे टाइप के फाउंडेशन यूज़ करोगे, क्या स्टील आएगा, क्या आएगा, क्योंकि उसके ऊपर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या सेलेबिलिटी नहीं है. यहाँ पर इट इज़ वेरी नियर बाय.
सर ये जनरली जो लाइफ स्पैन होती है बिल्डिंग्स की, ये किस पर डिपेंडेंट होती है? डज इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्लोर्स और द एज और द हाउ, कैसे डिफाइन करें? मतलब लोग जनरली कहते हैं कि अगर एक बिल्डिंग बन गई तो 50 साल तक तो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इट शुड बी नॉर्मल. सो हाउ हम डू वी लोग डिफाइन दैट? सो एज पर कोड हम लोग कोई भी बिल्डिंग जब डिज़ाइन करते हैं, इफ़ इट इज़ अ जनरल यूज़ ऑफ बिल्डिंग, वी आर डिज़ाइनिंग इट फॉर 50 ईयर्स. तो 50 साल तक उस बिल्डिंग को कुछ नहीं होना चाहिए. बट कुछ नहीं होना चाहिए उसका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंटेनेंस. सो हम लोग कहीं पे भी अगर कोई टाइप का सीपेज है, कहीं पे भी वेदरिंग इफेक्ट्स हैं, कहीं पे भी हम लोग कोई जगह पे पपड़िया निकल रही है, कहीं पे कोरोड कुछ हो रहा है, अगर उसको हर 5 साल के बाद, प्रैक्टिकली इट शुड बी एवरी सेकेंड ईयर, बट अगर एवरी 5 साल के बाद भी अगर उसको अच्छे से मेंटेन किया हो तो 50 साल तक कोई बिल्डिंग को कुछ नहीं होना चाहिए, रादर देन फर्दर. उससे भी 50 साल के लिए तो हम लोग डिज़ाइन करते ही हैं. नंबर ऑफ फ्लोर से उसे कुछ लेना देना नहीं है, सॉइल टेस्ट से उसे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज उसी के डेटा के हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं. करेक्ट. अगर नंबर ऑफ फ्लोर हमें पता है कि 12 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके लोड लेकर हमने फाउंडेशन डिज़ाइन किया है. सो व्हेन वी हैव डिज़ाइन इट लाइक दैट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे एज कम हो जाएगी. लेकिन एज में सिर्फ इतना है कि अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करते रहे, अगर आप अपनी बिल्डिंग को, सर हम लोग गाड़ी लेते हैं, हम लोग उसको साफ करते हैं, उसको देखते हैं, कहीं पे डेंटिंग वेंटिंग हुआ है तो उसको ध्यान रखते हैं. अगर अच्छे से आप मेंटेन कर रहे हो तो 50 साल कोई भी बिल्डिंग आराम से चलेगा. देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. What is your inspiration? What is the kind of designing that you want to do? Obviously आपने आपके इतने साल की जर्नी में you have done quite a few challenging projects. बट कभी ऐसे कोई प्रोजेक्ट को देख के या स्ट्रक्चर को देख कर लगा कि यार दिस इज़ व्हाट हितेश आई वांट टू डू समथिंग इन द फ्यूचर समवेयर ऑन अ फॉरेन लैंड, कुछ ऐसा? सर एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इसलिए नहीं होता बिकॉज आज जो हमें अच्छा लग रहा है ना वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद और कुछ चीज़ें अचीव करने की इच्छा हो जाती है. सो रादर देन माई फोकस इज नॉट देन स्ट्रक्चर्स के बस ये स्ट्रक्चर हमने ऐसे डिज़ाइन कर लिया. आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मैं कहीं पे भी उसको ऑप्टिमाइज कर पाऊँ ऑन द बेस ऑफ टाइम एंड मनी. अगर ये बिल्डिंग जो मैं 154 मीटर की बात कर रहा हूँ, वो बिल्डिंग मैंने 4 साल की जगह पे 10 महीने में खड़ा कर दिया, तो वो ओनर के लिए 4 साल के अंदर तो ROI आ जाएगा. करेक्ट. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना इनोवेशन लेके आते हो. अगर आप मेरी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, ऑब्वियसली देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिज़ाइन एस्पेक्ट्स. अगर आप मेरी ऑफिस की बात करोगे, सो हम लोग वी आर अ न्यू एज इंजीनियर्स, राइट. वी आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर ऑन अ वेरी हाई नोट. मेरे पास आज हम लोग जो ड्राइंग्स भी बनाते हैं दैट इज़ ऑल्सो जनरेटेड बाय द सॉफ्टवेयर. हमारे पास आज कोई भी चेंज करना, मुझे एक कॉलम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ 7. पहले वो करने के लिए दिनों लगते थे. करेक्ट. अब आज भी काफ़ी डिज़ाइनर्स हैं जो ओल्ड एज है या पुरानी तरीके से काम करते हैं. मेरे पास कम से कम 4 से 5 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसपे ऊपर पूरा बिल्डिंग लगता है और उसके अंदर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन और इटरेशंस बहुत इजीली कर सकते हैं. तो आई एम ऑलवेज मोर फोकस्ड ऑन हम लोग कितना जल्दी कर सकते हैं और कितना ऑप्टिमाइज टाइम, और आई एम नॉट सेइंग ओनली कॉस्ट और टाइम दोनों बचा सके, ऐसा कुछ डिज़ाइन कर सके. बाकी तो सर डिज़ाइन में तो आपको अच्छा ही लगता है, आपको बुर्ज खलीफा देखोगे आपको ऐसा कुछ बिल्डिंग करने की इच्छा हो जाएगी. वही जब मैं ऐसा एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग देखूंगा तो वहाँ पर चैलेंजेस कुछ और है. एंड एज अ व्योम हम लोग इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट दोनों करते हैं. अब ये दोनों करने के कारण वी आर डूइंग वर्क इन फार्मा, वी आर डूइंग वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग एट द सेम टाइम ऑफ रियल एस्टेट. हम लोग अभी हॉस्पिटल्स भी बना रहे हैं. ये एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल 1.5 लाख फीट का आ रहा है यहाँ पर, कैंसर हॉस्पिटल इन वेलकेयर प्रीमाइसेस, वो हम लोग कर रहे हैं. आदित्य 2 हम लोग कर रहे हैं. सो हम लोग ये सब जब एक साथ कर रहे होते हैं तो आई थिंक स्ट्रक्चर्स में तो चीज़ें चेंज होती रहती है, लेकिन ये हर चीज़ के अंदर कुछ इनोवेशन करना और हर चीज़ के अंदर टाइम या पैसे बचाने की या ऑप्टिमाइज करेंगे, बचाना इज अ बैड वर्ड बट ऑप्टिमाइज करने की बात करना दैट इज रियल इंस्पिरेशन. प्रोजेक्ट्स छोड़ देते हैं सर कि यार नहीं ये मतलब ये नहीं हो रही है इच्छा करने की, व्हेन देयर इज सो मच ऑफ वर्क, यू गॉड विलिंग सो मच ऑफ सो मेनी पीपल कम टू यू कि हितेश भाई ये तो आ काम तो तमने ज करूँ ऊपर से, कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार सर हमारा नहीं फाव्या करवानो? ના સર એટલું બધું તો કામ નથી કે જેમાં ના એવી રીતે પાડવી પડે. हाँ प्रोजेक्ट्स छोड़ देते हैं हम लोग जब हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ हमारा वो ट्यूनिंग नहीं, मज़ा नहीं आएगा. हम लोग जो कहेंगे या हम लोग जो बिल्डिंग के लिए सोच रहे हैं वो नहीं सोच पाएंगे. देयर आर पीपल हु आर मनी माइंडेड और दे आर लाइक ओनली टॉकिंग अबाउट द एक्सेल सीट जिसके अंदर उन्होंने प्रॉफिट बिठाया है. अब हम लोग देखो एवरी बिल्डिंग इज हैविंग अ डिफरेंट शेप. आज आप अगर मुझे एक स्क्वायर बिल्डिंग देते हो तो उसमें अलग स्टील आएगा, अगर आप मुझे राउंड देते हो तो अलग आएगा, भले ही वो सेम स्टोरी हो और सेम यूज़ हो.
Correct. बट जैसे ही ज्योमेट्री चेंज होती है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, अर्थक्वेक के फोर्सेस चेंज होते हैं, तो उस टाइम पर उसका स्टील अलग आने वाला है. इफ समबडी इज टॉकिंग ओनली अबाउट दैट थिंग कि मुझे एक्सेल शीट के अलावा कुछ देखना ही नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा काम नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते. बाकी हम लोग इन जनरल आई डोंट थिंक सो. एंड सर आई थिंक लोग हमें भी पहचानते हैं. हमारे पास भी जब आते हैं तब ऐसी चीज़ लेके आते हैं जिस चीज़ के अंदर उनको भी कुछ नया देखना हो. बड़ौदा की मैं बात करूँ, बड़ौदा का सबसे पहला डायफ्राम आई थिंक हमने किया है. आई एम नॉट श्योर ऑफ के ये बस्टिन का उसके पहले हुआ था या बाद में, लेकिन पहला डायफ्राम हमने किया था. मेराकी का 3 बेसमेंट वाली बड़ौदा की पहली बिल्डिंग भी हमने डिज़ाइन की थी. ट्रायन के अंदर हमने 3rd फ्लोर पे स्टेक पार्किंग किया है. तो पार्किंग ऑन अ डिफरेंट लेवल वो भी पहली बार आई थिंक हमने किया. बड़ौदा का 70 मीटर का पहला बिल्डिंग एग्जीक्यूट एस्पायर हुआ था, वो भी हमने किया है. अभी एक आइकॉनिक करके बिल्डिंग किया है हमने हरणी पे, जिसके अंदर ऊपर 35 और 37 फीट हमने कैंटिलीवर निकाला है, विच इज़ विनीत्स डिज़ाइन, विच इज़ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. असिल सर के साथ हमने ये अटलादरा किया था जिसमें 40 फीट कैंटिलीवर किया था. तो हमारे पास से भी जब आर्किटेक्ट्स या डेवलप्स आते हैं, दे एक्सपेक्ट के बॉस कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है. अच्छा. हम ही कुणाल भाई के साथ भी काम करते हैं, तो कुणाल भाई, हितेश भाई ये बहुत ही अच्छा प्रीमियम फ्लैट है, आप अच्छी तरह से डिज़ाइन कर देना. दिस इज द वन लाइन ब्रीफ. उसके बाद हमें कहीं पे कुछ आपको पता है कि क्या करना है, क्या देखना है, मैच हो गया, अलाइन हो गया, तो फिर ज्यादा बातचीत करने का स्कोप ही नहीं रहता. राइट. कपल ऑफ पर्सनल क्वेश्चन सर. आप यू बिलोंग टू अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, यूज्ड टू डू अ जॉब. वो कौन सी रात थी या वो कौन सी सुबह थी जब हितेश वोरा ने डिसाइड किया कि नहीं यार अभी तो बिजनेस करना पड़ेगा, आई हैव टू गेट इनटू दिस? सो आशीष भाई, आई एम अ जैन, सो ब्लड में ही प्रॉब्लम. so basically ब्लड में ही प्रॉब्लम है. तो रादर देन द क्वेश्चन शुड बी रिवर्स कि कौन सी दिन था जब मैंने जॉब करना डिसाइड किया था. ये भी हो सकता है. सो बेसिकली माय फादर इज अ साड़ी मर्चेंट. सो हमारी दुकान है भुज में. अच्छा. आज भी है दुकान. तो तब जब पढ़ रहे थे तब हमारी तो कोई ऐसा समझ भी नहीं थी. आई एम बेसिकली फ्रॉम भुज. पापा ने ही ऐसा कि बस मैं जो कर रहा हूँ ना वो आपको नहीं करना है, आपको पढ़ना है. सो ही इज़ अ 7th पास, बट उनकी और मम्मी की बहुत ही इच्छा कि मेरे बच्चे पढ़े. अच्छा. तो हमने 10th किया, 12th किया, इंजीनियरिंग कर ली, और मास्टर्स करने के बाद LNT हमें लेके गई. सो LNT के अंदर जॉब मिल गई. तब एट दैट टाइम आई हैव जॉइन LNT. 4 साढ़े 4 साल आई थिंक जॉब की. और फिर वापस वो जैन वाला ब्लड बोला कि खुद का कुछ करते हैं. बड़ौदा से तो थे नहीं, लेकिन बड़ौदा इज़ अ वेरी सपोर्टिव सिटी. 100%. तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने हाथ पकड़ा, कुछ काम दिया. तो हमने एक भाड़े का घर लिया, एक को बाहर बिठाया, अंदर मैं बैठा. आई वॉज इन अ किड्स बेडरूम, वो बाहर ड्राइंग रूम में है. अगर कोई मिलने आ रहा है तो मैं पानी लेने जा रहा हूँ, वो चाय लेने जा रहा है. वहाँ से वी स्टार्टेड. And right now we are a family of 74 people. Lovely. So Baroda is very kind to us. Vadodara has always been kind to everyone. And basically क्या हुआ सर कि we are 3 brothers. So हम मेरे आने के बाद उन दोनों ने भी मुझे ज्वाइन किया. So रोहित and प्रीतेश are basically a backbone of व्योम. मैं जितना बाहर जाकर काम लेना, समझाना, ये सब कुछ करना, वो ऑफिस को अच्छे से संभाल के रखते हैं. राइट. सो वो दोनों ने मुझे, बिकॉज वी आर 3 रियल ब्रदर्स, वी आर स्टेइंग टुगेदर. एंड सो उसके कारण जितना हमें वो ऑफिस अंदर घर में जो सपोर्ट मिला ना, उससे आई थिंक वी आर एबल टू रीच. वैसे होते हैं. वंस फैमिली जॉइंस इन वन फैमिली वर्क्स लाइक अ पिलर, देन देयर इज नो स्टॉपिंग. हाँ, तो आपको टेंशन नहीं है कि ऑफिस में क्या हो रहा है, कब हो रहा है. सो इट इज़ लाइक अ वेरी. और ये सब कुछ ऑर्गेनिकली हुआ, आपको पता भी नहीं था भाई, बिकॉज एज यू सेड के जहाँ से आए थे वहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं था. द होल आइडिया वॉज कि 6 लाख का पैकेज था और 6 लाख कमाने हैं. इससे अलावा कुछ भी सोचा नहीं था. धीरे धीरे अभी तो 6 लाख से ज्यादा ही कमा रहे हो अवितेश भाई, इतनी बात तो पक्की है. अच्छा. लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं खाली ऐसे नीचे सर्वे करूं तो वडोदरा की बिल्डिंग्स सेफ है ना? तो स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर बड़ौदा की बिल्डिंग सेफ है, स्ट्रक्चर वाइज सेफ है. उसका एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं फॉर श्योर. आई विल नॉट से कि आप 100 जो चीज़ें बुक में लिखी है वो 100 की 100 वहाँ पर पास हो जाएगी, बट मोर और लेस थिंग्स आर सेफ. नो बडी इज़ प्लेइंग विद द स्ट्रक्चरल पार्ट. बट एग्जीक्यूशन के अंदर कितने लोग देखते हैं? एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट भी बहुत कम लोग हैं जो साइट पे जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो साइट पर ये अपने लोगों को भेजते हैं, स्टील चेक करते हैं. तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है. डिज़ाइन देखो, अर्थक्वेक आता है ना, तो वो डिज़ाइन चेक नहीं करता, वो बिल्डिंग को चेक करता है.
तो डिज़ाइन में मैंने कितना भी कुछ भी अच्छा लिखा हुआ हो, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो इन जनरल बड़ौदा में मुझे ऐसा दिखता है कि स्ट्रक्चरली डिज़ाइन वाइज तो बिल्डिंग्स आर परफेक्टली फाइन, बट एग्जीक्यूशन वाइज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसको और अच्छा कर सकते हैं. राइट. सर मैंने लास्ट ईयर जैसे आपसे कहा कि कई सारे डेवलपर्स से बात की है. अभी मेरा ये है कि आप जैसे लोग हैं वो आर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनके साथ बात की जाए तो आपको मेरे लिए मुझे क्या एडवाइस देना है कि मैं रियल एस्टेट में और क्या कर सकता हूँ सो दैट अवेयरनेस जो है ओवरऑल थोड़ी सी और बेटर हो. सर आप जो ये कर रहे हो विच इज़ वेरी वेरी गुड, एंड आई थिंक आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम रील दैट उसके अंदर 50 आई थिंक एपिसोड्स होने वाले हैं एंड एवरीबडी इज करें, लेकिन इसको सीक्वेंस में लाना, और मे बी यू नीड वन राउंड टेबल वेयर आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, MEP कंसल्टेंट, बिकॉज आई डोंट नो यू आर टेकिंग देम और नॉट, बट बिल्डिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है MEP. अच्छा. लोग स्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट तो अभी भी देख लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो प्लम्बिंग खुद से कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल खुद से कर लेते हैं, फायर डायरेक्टली फायर वाले को दे देते हैं. तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही है या ठीक नहीं हो रही है, गलत हो रही है बट ठीक नहीं हो रही. तो ये अगर सब चीज़ें सब लोग साथ में हो और उनका अगर आप एक ये राउंड टेबल करो, देन दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू द पीपल हु आर वॉचिंग यू. बाकी आप बहुत अच्छे कि जैसे मैंने आपको अप्रोच किया दैट यू कम, वैसे ही आर्किटेक्ट्स और जो फायर कॉन्ट्रैक्टर्स है या प्लम्बिंग एक्सपर्ट्स है, मेरा होल ऑब्जेक्टिव ही ये है कि कल उठ के कोई ऐसे 500 रील्स निकाल दे और उसको रियल एस्टेट का कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज चाहिए, दे कैन ईजिली हैव एन एक्सेस टू इट, द डूज डोंट्स और द गुड बैड अगली ऑफ रियल एस्टेट. सर आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कैन डू इट. बड़ौदा के डेवलपर्स आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड आई वांट कि हम लोग जो आर्किटेक्ट है या स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है या MEP कंसल्टेंट है, उसके अंदर वी रियली वांट टू पुट वन व्हाट यू कैन से सेमिनार और यू कैन से प्रेजेंटेशन, जहाँ पर हम लोग उनको दिखा पाए कि डिज़ाइन के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं विच कैन सेव द कॉस्ट और विच कैन ऑप्टिमाइज द टाइम और विच कैन ब्रिंग अ गुड क्वालिटी. ये सब चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास या उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता जहाँ पे हम लोग ये ज्ञान की बातें करें. अगर आप कोई ऐसा फोरम प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ पर कोई 2 घंटे 3 घंटे सब लोग साथ में हो, सब लोग खाए पिए बातें करें और उसके साथ सामने कोई जगह पे ये प्रेजेंटेशन हो, तो आई एम श्योर कि ये सब चीज़ें उनके लिए भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए है. एंड अगर डेवलपर एंड कंसल्टेंट आर ऑन द सेम पेज, देन द सिटी में सबके लिए सब चीज़ अच्छी ही होगी. सर मैं अपने पत्ते तो नहीं खोलना चाहता हूँ, बट देर इज़ समथिंग वेरी गुड हैपनिंग विच आई विल बी होस्टिंग लेटर इन दिस ईयर, मे बी नवंबर दिसंबर, बट वो एक ऐसा इवेंट होगा जो वडोदरा ने आज से पहले कभी नहीं देखा इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट. तो आपने जो बोला है उसकी शुरुआत में मन ही मन में तो शुरू हो गई है. आई एम श्योर दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू द पीपल. मुझे आज भी समझ में नहीं आता, आपको ये चीज़, ये पॉडकास्ट खत्म हो या आपकी सीरीज खत्म हो, उसके बाद आपको पॉइंटर्स भी देने हैं कि कोई खरीदने जा रहा है तो क्या क्या देखे. बिकॉज मुझे अभी भी लग रहा है कि लोग सिर्फ विजुअल्स और एरिया, इस 2 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं देख रहे. सो कोई बिहेवियर ही उससे बियॉन्ड अलाउ नहीं करता. तो वो, लेकिन कोई बंदा पहली बार बिल्डिंग बना रहा है, पहली बार सीधा हाई राइज बना रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या है, कुछ तो देखना पड़े. आई एम नॉट सेइंग कि न्यू पीपल कैन नॉट बिल्ड गोल्ड, लेकिन अगर कोई नया है तो उसके चेक ज़्यादा होने चाहिए. अगर आज आपके कोई अगर 20 साल 25 साल पुराना बिल्डर है तो वहाँ पर पता है कि सिस्टम्स इन प्लेस होगी. अगर कोई नया बंदा कर रहा है, और ये चीज़ उनके ऊपर नहीं मेरे पर भी एप्लीकेबल होती है. जब मैं पहली बार बिल्डिंग बना रहा था, ये K10 की ही बात कर रहा हूँ, देन आर्किटेक्ट बोल के भाई तू यार नया आया है 2016, तू बोल रहा है हो जाएगा, बट हाउ आई विल बिलीव कि हो जाएगा. तो मैंने बोला कि सर आप पीयर रिव्यू करवा लो, आप मैं जो डिज़ाइन दे रहा हूँ किसी और से चेक करवा लो. अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी कुछ कॉर्नर कट हो रहे हैं या डिज़ाइन ठीक से नहीं हो रहे, तो somebody will say no. आज भी ये 154 मीटर वाला बिल्डिंग है, उसका पीयर रिव्यू IIT मुंबई ने किया है. सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ यू वांट टू चेक समथिंग. करेक्ट. अगर आप कंसल्टेंट की डिज़ाइन चेक कर सकते हो, अगर आप आर्किटेक्ट की डिज़ाइन में मल्टीपल ऑप्शन ले सकते हो, तो बिल्डर्स भी, जब कोई भी बंदा बिल्डर भी चूज़ कर रहा है तो ही हैज़ टू सी कि वो बिल्डर्स का बैकग्राउंड क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, क्वालिटीज़ क्या है. जितने अच्छे से वो देखेंगे उतने अच्छे से वो डिसीजन ले पाएंगे. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. हितेश भाई थैंक यू सो मच. मुझे तो 4 चीज़ें सॉइल टेस्टिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखने को आज मिली, बट ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहिए, विशेस देते रहिए, एंड एनी आइडिया दैट यू कम अप विथ, तुमको ऐसा लगे कि यार ये आशीष कर सकता है,
तो आई एम ऑलवेज आई थिंक यू आर डूइंग वेरी गुड, और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के लिए तो आप बहुत ही कुछ कर रहे हो. थैंक यू. हम लोग आज मिले हैं, आपको हम बहुत ही देखते रहते हैं. थैंक यू. बिकॉज हर अच्छे डेवलपर के साथ आप जुड़े हुए ही हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू अरेंज दिस स्टूडियो एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू, आई एम श्योर, टू द पब्लिक ऑफ द बड़ौदा. एट द सेम टाइम द पीपल लाइक अस, बिकॉज वी रियली वांट टू स्पीक अबाउट अस. इट्स नॉट अबाउट अस एज अ फिल्म, बट एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर और एज अ आर्किटेक्ट. और ये सब्जेक्ट के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है. अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो रियल एस्टेट का डायरेक्शन नहीं. बिल्कुल सही बात. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. प्लेजर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.